मेंस आंसर राइटिंग एचपीएस एग्जाम के प्रिपरेशन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इस वजह से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। इस सेशन में हम जीएस 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो होंगे 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिस तरीके का पैटर्न हमारे एचपीएस मेंस एग्जाम का होता है। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। तो 3 स्टेप फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए सो एज टू आंसर द क्वेश्चन जो भी आपके मेंस एग्जाम में आते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में डायरेक्टिव्स क्या है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सब्सटैंशिएट, इनके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस या माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को आंसर कर रहे हो या नहीं आपको देखना होगा। दूसरा स्टेप है कि आप अच्छे से स्ट्रक्चर करो उस क्वेश्चन के आंसर को, जहां पर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन दो। और तीसरा स्टेप है कि आप रिपोर्ट्स, इंडिसेस, केस स्टडीज को यूज करो ताकि आपका आंसर एनहांस हो सके। इस सेशन में हम जीएस 3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का और ये क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो इस टॉपिक से है, जो कि जीएस 3 यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रीवियसली 2019 एचपीएस के मेंस एग्जाम में जीएस 3 के पेपर में व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पूछा गया था। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम आंसर करने की कोशिश करें तो किस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स यूज करके, वो हम देखेंगे। यहाँ हमने सेम क्वेश्चन लिया है और पूछा गया है कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। डायरेक्टिव वर्ड हमारा हो गया व्हाट, यानी कि अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट को 60 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे क्वेश्चन का होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो हम डिस्क्राइब करें। उसके लिए 12th क्लास के एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर आप देखो तो अच्छा सा डेफिनेशन उसमें दिया हुआ है और वो ही डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड हो सकता है 1 ईयर का, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर का ये टाइम पीरियड होता है। तो इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस किन में? गुड्स में, सर्विसेज में या एसेट्स में, ठीक है। इन चीजों का ट्रांजैक्शन, कोई गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सर्विसेज हम बाहर के कंट्री के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर एसेट्स यानी कि हम किसी और कंट्री में लेट्स से एक फैक्ट्री, एक घर वहां पर बनवा रहे हैं, तो वो एक एसेट हो गया, राइट। तो इन चीजों का जो ट्रांजैक्शन है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और ये ट्रांजैक्शन किनके बीच में होता है? रेसिडेंट्स जो एक कंट्री के हैं, इंडियन रेसिडेंट्स, और इंडिया के बाहर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो एक्सचेंज होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है, मोस्टली 1 साल। तो सारे डायमेंशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी है उनको हमने एक इस सेंटेंस में लिख दिया। आगे जो अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं उसके बारे में हम लिख रहे हैं। 2 मेन अकाउंट्स आते हैं। सबसे पहला इसमें है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड आधी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी इस डेफिनेशन में दे रखी है, जहां पर अगर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और वही चीज हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसके बाद, जहां हम ये बता रहे हैं कि करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इसके साथ में ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रेड इन गुड्स का क्या मतलब है? जो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स होते हैं गुड्स के, सिंपली उसे हम ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज है फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शंस, जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे हम फैक्टर इनकम में इंक्लूड करते हैं। नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शंस जो कि शिपिंग हो गए और अदर सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अगर होंगे उसे हम नॉन फैक्टर इनकम कहते हैं। अब ट्रांसफर पेमेंट्स
कि ऐसे पेमेंट्स है, लेट्स से आपके कोई रिलेटिव्स किसी और कंट्री में है, दुबई में है, वहां से आपको उन्होंने पैसे भेजे हैं, राइट, तो उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। या फिर कोई गिफ्ट भेज रहा है आपको बाहर कंट्री से, तो वो एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट हुआ और वो इंक्लूड किया जाता है करंट अकाउंट में। तो इसके कंपोनेंट्स हमने लिख दिए। और बहुत ही जरूरी है ये बताना कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के अगेन दो कंपोनेंट्स इसी तरीके से हो जाएंगे, जहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस पहला कंपोनेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जिसमें ओनली गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाती है और इनके डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि लेट से हमने 100 रुपीज के गुड्स को एक्सपोर्ट किया, 120 रुपीज के वैल्यू के गुड्स को इंपोर्ट किया, इनका डिफरेंस कितना हुआ 20 रुपीज, तो हमने 20 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किए, राइट। इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 रुपीज आएगा, राइट। तो इस तरीके से जो डिफरेंस होता है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें पता चलता है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स की अगर हम बात करें तो जो सर्विसेज हैं और पेमेंट्स की, ट्रांसफर पेमेंट्स की जो हमने बात की, उनके बैलेंस को हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से करंट अकाउंट के बारे में हमने बता दिया। और करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से ये जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, उसे भी बना सकते हैं, राइट। किसी एक चीज को करना है, या तो आप इस तरीके से कंपोनेंट्स बता रहे हो या फिर ये डायग्राम बना रहे हो जहां पर करंट अकाउंट आपने बताया और ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स, इन तीन कंपोनेंट्स को आपने दिखा दिया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर है, नेट फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम, यहाँ पर गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सब इंक्लूडेड है, ओके। तो कोई एक आपको करना है, या तो इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया या तो ये डायग्राम बना दिया, दोनों साथ में नहीं करने हैं 4 मार्क्स के लिए, बहुत ही एक्सटेंसिव हमारा आंसर हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट को भी डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, जहां पर इट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं उनके ट्रांजैक्शन। अब एसेट्स का मतलब क्या है, मनी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट डेट हो सकता है, लोन लिया है गवर्नमेंट ने, या फिर गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को यूएस की गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दिया है, राइट, पैसे दिए हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट को लौटाने की जरूरत नहीं है, उसे हम ग्रांट कहते हैं। इस तरीके के ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं उससे हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल इनफ्लोस और कैपिटल आउटफ्लोस जो भी हैं उनका डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसे हम कहते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हो, या फिर यू कैन ड्रॉ द डायग्राम जहां पर कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जिस तरीके से हम जानते हैं कि कुछ पार्ट ओनरशिप भी मिलती है, पोर्टफोलियो में नहीं मिलती है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो गए, शॉर्ट टर्म डेट हो गया जो लिया जाता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस, जहां पर बाहर के कंट्रीज इंडिया को लेट से लोन दे रहे हैं या फिर ग्रांट दे रहे हैं, तो वो सब इंक्लूड होते हैं कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो इस तरीके से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता दिया। कोई एक चीज आपको करनी है, या तो आप डिस्क्राइब कर रहे हो या तो इस तरीके से डायग्राम बना रहे हो और एक लाइन उसके बारे में लिख रहे हो, राइट। जब भी डायग्राम बनाओ एक लाइन उसके बारे में लिख दो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपने हेडिंग डाल दी और ये डायग्राम सिर्फ बना लिया, वो दैट वुड आल्सो बी इनफ, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है पहले क्वेश्चन को आंसर किया। दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए है, ये है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इस टॉपिक से, और ये टॉपिक है यूनिट 1 सब यूनिट 2 का, ओके। इस टॉपिक पे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोल ऑफ अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन एंड प्रेजेंट नीति आयोग, इनके रोल को डिफरेंशिएट करना है, ये चीज पूछी गई है। इसी से रिलेटेड उसी लाइंस पर इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि स्टैटिक क्वेश्चंस है, वो भी पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स नीति आयोग के क्या है, उन्हें डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 माइक्रो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक नहीं 2 है, जहां पर नीति आयोग के बारे में पहले आपको बताना है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी आपको बताने हैं।
वही हमने किया, जहां हम नीति आयोग के बारे में बता रहे हैं कि वो एपेक्स पब्लिक थिंक टैंक है, जहां पर एक थिंक टैंक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक ग्रुपिंग हो गई जो कि एडवाइस करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट फाइनली उस पर एक्शन लेती है पॉलिसी फ्रेम करके। ओके, तो ये नीति आयोग के बारे में हमने बता दिया, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अप्रोच को लेकर साथ में बॉटम अप अप्रोच को लिया जाता है। बॉटम अप यानी कि स्टेट्स और जो लोकल लेवल पर जो डिसीजंस हैं उनके बेसिस पर सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी मेकिंग होती है। इसके लिए जरूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जहां पर सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट्स खुद में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर नीति आयोग का जो भी एडवाइस होता है वो होता है, ये हमने बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट हमारे पैराग्राफ में। फिर हम उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पर बता रहे हैं कि इसको सपोर्ट किया जाता है अटैच्ड ऑफिस के साथ, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके साथ में इसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का, एंड ऑटोनोमस बॉडी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है नीति आयोग के एक्टिविटीज को। ओके, तो हमने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है नीति आयोग को, उनके बारे में बता दिया। और इसके बाद में एक लाइन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। ओके, ताकि एक लिंकेज बने दोनों पार्ट्स में। यहाँ हम बिगिन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, और उसमें ये जो है सबसे पहला पॉइंट होगा शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, जहां पर स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को इंश्योर करने का सबसे मेन थिंग नीति आयोग का यही है, क्योंकि पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसके बारे में हम जानते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच था, ऊपर जो है सेंट्रल लेवल पर डिसीजंस लिए जाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करना है एट द स्टेट एंड लोकल लेवल, ये चीज होती थी। बट अभी नीति आयोग का मेन एजेंडा है कि बॉटम अप अप्रोच हो, यानी कि नीचे से डिसीजंस के बेसिस पर ऊपर पॉलिसी मेकिंग हो, यानी कि सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी मेकिंग हो। तो वो चीज में स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो है, हमने बता दिया। अब इसके लिए क्या चाहिए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पर सेंटर एंड स्टेट्स खुद में भी कोऑपरेट कर रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बने। एक यहाँ पर डेवलपिंग मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, यानी कि स्टेट लेवल तो है ही है, विलेज लेवल को भी हमें साथ में लेकर चलना है, ये चीज हम बता रहे हैं। और इसके लिए मैकेनिज्म्स को डेवलप करने का एक ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, to ensure on areas that are specifically referred to it, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट एक्चुअली इंक्लूडेड हो। ये बहुत ही जरूरी है, जो भी पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो वो चीज भी एक ऑब्जेक्टिव है। साथ में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको भी साथ लेकर चलने का जो पॉलिसी है उस तरीके का होना चाहिए, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट दोनों को ही साथ में लिया जाए, सोशल जस्टिस जो है वो भी इंश्योर किया जाए। इसके साथ स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव्स जिन्हें मॉनिटर किया जा सके, इसके लिए मैकेनिज्म्स बनाना वो ही जरूरी है, क्योंकि इनिशिएटिव्स तो बना दिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर और उस इम्प्लीमेंटेशन के मॉनिटरिंग को भी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप्स, जहां पर हम एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन और इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर्स में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एडवाइजेस के बेसिस पर पॉलिसीज बना रहे हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा हो, और कोई भी इश्यूज अगर आते हैं उन्हें अच्छे से रिजॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव भी नीति आयोग का है। इसके साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना और इम्प्लीमेंटेशन, जो भी स्कीम्स एडवाइस दिया गया, पॉलिसी बनाई गई, उसको इम्प्लीमेंट करने का और उसे मॉनिटर करने का मैकेनिज्म भी नीति आयोग लेकर आएगा। और इन सभी चीजों के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जिस तरीके से हम जानते हैं कि नीति आयोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है,
इस इसको एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है नीति आयोग का, और इस वजह से ये हो रहा है। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम फाइनली कंक्लूजन लिखेंगे कि नीति आयोग एक्चुअली इससे रिलेटेड प्लान्स और इनिशिएटिव्स लेकर आया है। फॉर एग्जांपल 15 ईयर रोड मैप, 7 ईयर विजन और अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, इनके थ्रू इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने का काम नीति आयोग कर रहा है, राइट। एक अच्छे से वेल बैलेंस्ड आंसर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ये टॉपिक है, यूनिट 1 सब यूनिट 2 GS3 पेपर का। इससे रिलेटेड बहुत खास क्वेश्चंस प्रीवियसली नहीं आए हैं, इस वजह से इस साल आने के चांसेस है, इस वजह से हम अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। जहां पर क्वेश्चन बनाया गया है, डिस्कस द स्ट्रैटेजीज एंड आउटकम्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान, यही हमारे टॉपिक में जो है दिया हुआ है। और लगभग हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीधा जो सिलेबस में है, कमीशन उठा के उसी को पूछ लेता है, राइट। स्ट्रैटेजीज क्या थे हमारे 5 ईयर प्लान के, और उनका आउटकम किस तरीके का था वो हम बता रहे हैं। और यहाँ डायरेक्टिव वर्ड देखिए, डिस्कस दिया हुआ है। जब भी हम आउटकम लिखते हैं तो मोस्टली हम सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पर डिस्कस, यानी कि जब भी कोई डिस्कशन होता है तब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आता है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर आगे क्या किया जाना चाहिए या फिर क्या किया गया है, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइनली लाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही हमें आंसर भी लिखना है, जहां पर हम सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बताएंगे इंडियन 5 ईयर प्लान के। इंडियन 5 ईयर प्लान के बारे में एक दो लाइन हमने लिख दिया कि प्लान spells out how the resources of a nation should be put to use। सिंपल, एक प्लान क्या है, अगर इकोनॉमिक प्लानिंग एट द सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें, रिसोर्सेस का यूज किस तरीके से करना है ऑप्टिमम वे में, राइट, उसको एक प्लान बताता है। और इंडिया में 5 ईयर के लिए ये प्लान्स बनाए जाते हैं, इसीलिए 5 ईयर प्लान्स इन्हें कहा जाता है। इनके इंपॉर्टेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट गोल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनके इंपॉर्टेंट गोल्स थे। इन गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरीके के स्ट्रैटेजीज अपनाए गए, तो स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने कनेक्टिंग लाइन दे दिया, स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड एंड आउटकम्स के बारे में हम आगे लिख रहे हैं। स्ट्रैटेजीज क्या थे इंडियन 5 ईयर प्लान में, तो यहाँ पर ना सिर्फ 5 ईयर के लिए प्लान बनाया जाता था, एक 20 ईयर का रोड मैप बना लिया जाता था हर एक 5 ईयर प्लान में, यानी कि आगे जो है किस तरीके का हमारा जो है आउटलुक रहेगा, इकोनॉमी किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगी, डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, उससे रिलेटेड भी बनाया जाता था। तो उसे हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते थे, और इस प्लान में इंट्रिंसिकली इंक्लूडेड ये चीज होती थी 5 ईयर प्लान में। साथ में इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्टर्स वेयर इट प्लेस अ कमांडिंग रोल, फॉर इंस्टेंस पावर जनरेशन, और रेस्ट जो भी मार्केट के लिए छोड़ देना है उसका इंफॉर्मेशन भी 5 ईयर प्लान में हमें देखने को मिलता, जहां पर पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो और बाकी प्राइवेट सेक्टर जो है किन सेक्टर्स में मेन रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो स्ट्रैटेजीज हमने बता दिया। सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन से स्ट्रैटेजीज यूज किए गए। सबसे पहला है उसमें ग्रोथ। हमारा जब भी किसी कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, वो हमने बता दिया। एग्रीकल्चर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन पिलर्स पर किस तरीके से अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में ये ग्रोथ से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे थे। 4th 5 ईयर प्लान का बता दिया, 5th 5 ईयर प्लान एंड 9th 5 ईयर प्लान में किस तरीके से ग्रोथ से रिलेटेड हम जो है हमारा विजन रहा है। 12th 5 ईयर प्लान के बारे में भी हमने बता दिया। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमारी कंट्री अपने खुद के रिसोर्सेस को प्रोड्यूस प्रोसेस करने के लिए और उन्हें यूज करने के लिए खुद पर डिपेंडेंट हो, ये चीज हमें इंश्योर करनी है। और ये चीज सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 3rd 5 ईयर प्लान में ये किया गया था कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बने। आगे जाकर 4th 5 ईयर प्लान में भी इस चीज को कंटिन्यू किया गया और बाकी 5 ईयर प्लान में भी ये देखा गया है, वो हमने बता दिया। इक्विटी, जहां पर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को साथ में लेकर चलने का जो प्लान है वो लाया गया। 5th 5 ईयर प्लान में ये सोचा गया कि ओनली ग्रोथ जो है वो काफी नहीं है, सोशल जस्टिस भी हमें करना होगा। इस वजह से पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ वगैरह लेकर आए 9th 5 ईयर प्लान में। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट की बात की गई। 11th 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, हमारा जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वगैरह यूज किए गए।
इसके साथ में मॉडर्नाइजेशन को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं, जहां पर हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना एंड गवर्नेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेना हमारे 5 ईयर प्लान का इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया गया और उसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स में एक है। ये हम बता दिया। अब हमने ये भी बताना है कि क्या इसके मेन आउटकम्स थे। तो हमने बताया कि ये सारे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। एक लाइन में हमने ये बता दिया। आउटकम्स क्या है? ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ा। पहले हिंदू ग्रोथ रेट हम कहते थे पहले के जो 3.5 to 4% ग्रोथ रेट था, अभी हम देख रहे हैं कि 7 to 8% हम ग्रोथ रेट लेकर आ पा रहे हैं। हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बेस भी हमने डेवलप किया, राइट, ये चीज भी हमने देखा। इसके साथ में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस लेकर आए, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े स्पेसिफिकली 1990 के बाद। एलपीजी रिफॉर्म्स को जिस तरीके से हमने 5 ईयर प्लान का पार्ट बनाया वहां से, राइट, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बड़ा, जहां पर फॉरेन करेंसी वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अगर हम देखें तो इंडिया में है, राइट, ये है। ऑल्दो ये आउटकम्स पॉजिटिव हमने बता दिए, कुछ कंसर्न्स भी थे जहां पर हमने जो इंडस्ट्रियल बेस है, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा हम जानते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, और एग्रीकल्चर सेक्टर एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये दोनों चीजों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्चुअली होना चाहिए, तो जो कि हम इंश्योर नहीं कर पाए। हमारा जो टिपिकल केस है इंडिया का, उसमें साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उससे रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट काफी देखा जा रहा है, वो भी हमने बता दिया। पॉवर्टी इरेडिकेशन में भी हम थोड़ा सा पीछे रह गए, ऑल्दो हमारे जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट जो है उसमें ये आया कि पॉवर्टी जो है वो हम एलिमिनेट काफी हद तक कर पाए हैं, लेकिन अभी भी पॉवर्टी है, राइट। अंडरटेकिंग लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ पर भी हम थोड़ा पीछे रह गए, राइट। तो इन चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं। ये कंक्लूजन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने बताए हैं, कंसर्न्स, कंक्लूड हमें अच्छे से करना है पॉजिटिव नोट पर, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा, इसी वजह से हमने प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान इस कॉन्सेप्ट को हटाया और हम आगे बढ़े नीति आयोग के साथ एक होलिस्टिक वे में बॉटम अप अप्रोच को लेकर, ठीक है। ये पॉजिटिव कंक्लूजन करना बहुत जरूरी है, तो कंक्लूजन यहाँ पर इस तरीके का होना चाहिए, ओके। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, राइट 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। 4 मार्क्स के लिए आप इसको आंसर कर सकते हो। इसके साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आपके एचपीएस एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से आप कर सको, अपनी परफॉर्मेंस को गेज कर सको कि कितना अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। उसके लिए 5 यहाँ पर जो है आपको कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गया, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रीलिम्स के, एचपीएस एग्जाम के और करंट अफेयर्स मैगजीन, हिमाचल जीके मॉड्यूल, और साथ में लाइव रिविजन सेशंस आपके किए जाएंगे। और ये सब आपको ओनली 800 रुपीज में ये जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसके साथ में पावर पैक ये कोर्स हम आपके लिए लेकर आए, जहां पर आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो विद द कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट मॉड्यूल, स्पेशल हिमाचल जीके मॉड्यूल और करंट अफेयर्स के मॉड्यूल के साथ। ये आपको कंप्लीट 360 डिग्रीज प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा, और ये 2400 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है। और इनको अवेल करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ कमेंट देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।